सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, आज हैं हम भीम आर्मी के कार्यालय में और हमारे साथ में है भीम आर्मी से भाई महेंद्र काशु मेहरा और साथ में है पंकज भाई अंबेडकर। साथियों, आज हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भाई महेंद्र ने पोस्ट डाली थी जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो दलित समाज के हैं, ST/SC के जो बच्चे हैं, उनके जो आधार कार्ड है और समग्र ID को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही है। उनकी ID नहीं बन पा रही है और उनके एडमिशन में काफ़ी दिक्कतें जा रही है। उनकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है। आज हम जानेंगे भाई महेंद्र से कि क्या समस्या है, वो पूरा विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। क्या है कि हरदा जिले के कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र इलाका है जहाँ पर जो गरीब दलित आदिवासी शोषित वंचित जो परिवार है उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो मेरी कुछ शिक्षकों से बात हुई वहाँ पर और कुछ पालकों से भी बात हुई। तो उनका कहना यह है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके न तो अभी तक आधार कार्ड बने, न जन्म प्रमाण पत्र बना है, न समग्र ID बना है और ना ही उनका ये डॉक्यूमेंट्स न होने के कारण न बैंक खाता खुला है। अब ये तमाम अगर डॉक्यूमेंट्स कागज इनको नहीं उपलब्ध होंगे तो वहाँ के जो शिक्षक है, वहाँ की जो स्कूल है, वहाँ पर स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो मैंने इसी संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को एक लेटर दिया। सर, जो वंचित ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके के जो बच्चे हैं ना, उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, आप इस पर बिल्कुल काम करें। और उनसे निवेदन किया और तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स मिला। और अभी जो है वहाँ के 6-7 बच्चों का मैंने लिस्ट भी सर को दिया था, तो उन पर काम हो रहा है। वहाँ के सचिव को आदेश दिया है और बिल्कुल काम हो रहा है और उनके आधार कार्ड जल्द बनाने का उन्हें बोल दिया सर। ऐसे कौन से गांव है जिनका आपने सर्वे किया है वहाँ पर? भाई तुम किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ आदिवासी इलाके में जाकर देखो, प्रत्येक गांव की कंडीशन यही है। प्रत्येक गांव में आप जाकर देखो, वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके ना आधार कार्ड है, ना समग्र ID है और ना ही उनका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ। तो ये बहुत बड़ी सरकार की नाकामी जो योजना है वो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ के प्रशासन की लापरवाही, सीधी सी बात। वहाँ के स्थानीय सचिव और सरपंच, इनकी जो जिम्मेदारी है वो लापरवाही कर रहे हैं और उसी चलते वहाँ के जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जो सरकारी योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है और इसलिए जिला कलेक्टर को निवेदन किया और काम हो रहा है। तो भाई जो बच्चे हैं उनका भी क्या एडमिशन नहीं हुआ है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है क्या? हाँ, भाई जब उनके पास कागज ही नहीं रहेगा तो वो उनका एडमिशन कहाँ से होगा? भाई टीचर को चाहिए कि यह जो बच्चा है वो कब, इसकी जन्म तिथि क्या है, तो सर्टिफिकेट जन्म तिथि कब मिलेगी? जब उसका बच्चे का जो है वो जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आधार कार्ड बनता है। तो ये जब कागज ही नहीं है तो उसका एडमिशन कैसे होगा? भाई शिक्षा को लेकर इतनी दिक्कतें क्यों जा रही है कि जब तक नहीं उसका आधार कार्ड? ये यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है उनको सोचना चाहिए। गांव-गांव कैंप लगाओ ना जाके। हाँ। जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग मजदूरी करते हैं, 200-250 रुपए रोज काम करते हैं, तब जाके उनके घर में खाना आता है। अब उनको क्या पता आधार कार्ड कहाँ बनेगा, समग्र ID कहाँ बनती है। और दूसरी बात, सरपंच सचिव उनसे सीधी बात नहीं करते, समझ रहे? तो क्या है कि इसी कारण ये प्रशासन की लापरवाही है, साफ दिख रही है। जो गवर्नमेंट की योजना है ना, सरकार की योजना पे एकदम खोखली है। और विशेष रूप से वंचित ग्रामीणों में जो वंचित परिवार, मजदूर, अनपढ़ लोग हैं और उनके बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए इनके प्रशासन को। पंकज भाई, आपकी क्या राय है इसमें कि किस प्रकार से काम होना चाहिए ताकि बच्चों का एडमिशन हो सके और उनका जो आधार कार्ड का मतलब ID बन सके? जी, तो मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँगा। पिछले साल मेरे गांव में कुछ लोग हैं जो आदिवासी परिवार के हैं और वो उस गांव के मूल निवासी नहीं है, मतलब वहाँ के रहने वाले नहीं। वो किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं और शायद बंधुआ मजदूरी करने के हिसाब से आए हैं। और अब उनके, चूंकि उनके ही बच्चे हैं, तो जब उनके एडमिशन कराने को लेकर मैंने टीचर से बात की तो टीचर ने कहा कि समग्र ID बहुत जरूरी है, बिना समग्र ID के हम एडमिशन नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो 5वीं के बाद दिक्कतें हो जाएंगी। तो पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि 3 या 4 बच्चों को 4वीं तक पढ़ा के 5वीं से बाहर रख दिया गया। तो ये जीवंत उदाहरण है। अभी आपने जब पूछा कि महेंद्र भाई कहाँ सर्वे किया है, तो ये बात सत्यता के साथ हर एक गांव में 10 से 12 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके मूल दस्तावेज नहीं है,
जिसके कारण उनको एजुकेशन से वंचित होना पड़ रहा है। दूसरी चीज, एजुकेशन को लोग लेकर जो जागरूकता नहीं है, हाँ। या फिर जो मिथ फैलाए गए हैं, जो आरोप फैलाए गए हैं, वो भी बच्चों को न पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो माता पिता में वैसी भावनाएं डेवलप हो रही हैं। जैसे आजकल बेरोजगारी का दौर है, तो बच्चे या माता पिता से अगर आप एक बार पूछ लो कि पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, पढ़ाई अच्छा रहेगा, तो वो कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या हो जाएगा। भाई अधिकतर देखा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूलें रहती है उनमें डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं रहती है। बच्चों को आप बैठाओ, डॉक्यूमेंट मेरी बाद में आप लगा देना। भाई बाद में बच कहाँ से लाएगा पालक? मैं बोल रहा हूँ बच्चे का डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो चाहे प्राइवेट स्कूल सरकारी कहाँ से देगा? कागज ही नहीं है। एक चीज ये है कि प्राइवेट जितने भी संस्थान है, वो संस्थान चाहती है कि उनको रोजी रोटी मिले, तो वो रोजी रोटी पाने के लिए उस बच्चे को अच्छी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बीच वो मोटी रकम भी वसूल करते हैं। और हम तो ये चाहते हैं ना भाई कि चूंकि माननीय चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट जो अभी नगीना से सांसद है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई एजुकेशन का लेवल एक कर दो ना। हाँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट क्यों बांट रहे हो? जब तुम्हारे आईएएस आईपीएस मंत्री नेताओं के बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे तो इधर ध्यान कौन देगा? जब सोचो कि सरकार जिस व्यवस्था को खुद चला रही है वो अपने बच्चों को सरकारी व्यवस्था में नहीं भेज रही, इसका मतलब सरकारी व्यवस्थाएं ठप है। और ये बात अगर किसी मंत्री या नेता को कहा दिया जाए तो मिर्ची लगेगी। लेकिन मेन समस्या ये है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। उसका कारण ये है, उनको मालूम कि हम जो सिस्टम लगा रहे हैं उस सिस्टम के लिए 12 रुपए आता है तो 1 रुपए पहुंचता है। माननीय शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री ने भी कहा, ये बात संसद के अंदर कही कि अगर हमारी सरकार इतना भेजती तो इतना पहुंचता है। मतलब सरकार खुद ही इस बात को मान रही है, मतलब हमको समझना चाहिए। तो ये मेन समस्या ये है कि दस्तावेज न होना एजुकेशनली बैकवर्डनेस का कारण है। और अभी तो आपने देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है एससी एसटी के अंतर्गत कोटे में कोटा। तो उस पर भी मेरा कहना ये है कि भाई ज्यादातर आज अगर पिछड़े लोग हैं तो वो दलित और आदिवासी हैं। अब दलित आदिवासियों में से आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन में से एक हिस्सा देंगे। मतलब आपने जो सवर्णों को जो एक आरक्षण दिया 10%, वो क्या है? वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर। तो भाई जो दलित हैं और दलित में जो बैकवर्ड है इकोनॉमिकली, उसको ले जाके आप उससे सेट करो, वहां से आरक्षण दो। क्योंकि इकोनॉमिकली की बात है ना, यहाँ जो हमको रिजर्वेशन मिला है ये प्रतिनिधित्व के लिए मिला है। दूसरी चीज इसका आधार है शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन, न कि आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन अगर आपको दूर करना है तो 10% से कर दो, लेकिन वहां आपको कोटा नहीं दिया। दूसरी चीज, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं श्रीमान धनंजय चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, अगर आप इतना ही मेरिट की बात कर रहे हैं, इतना ही आप इन चीजों की बात, क्रीमी लेयर की बात करते हैं, तो आप ये देखें ना कि आपके दादा क्योंकि चीफ जस्टिस थे, तो आपको ही मौका मिला, आप उस चीज को छोड़ना नहीं चाह रहे। और जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है उसको लॉस कर रहे हैं। उसका नुकसान ये होगा कि जो समाज आज पढ़ने की कगार पर है, जो डेवलप कर रहा है समाज को, वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक षड्यंत्र के तौर पर हम देख रहे हैं। और एजुकेशन सेक्टर को कमजोर इसलिए, आप इस बार देखिए शिक्षा का बजट क्या है, और खासकर एससी एसटी का जो डेवलपमेंट का बजट है उसको तो गाय और देवालयों को ठीक करने के लिए दे दिया है। तो हमको समझना पड़ेगा सरकार की मंशा क्या है। तो ये चीज बड़ी अजीब है कि एक तो योजनाएं हम तक पहुंच नहीं रही और जो पहुंच रही है उसको भी कटौती की जा रही है। तो ये बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, तो खासकर हरदा के लिए तो है ही, क्योंकि यहाँ के अधिकारी बहुत ज्यादा सतर्क माने जाते हैं, बहुत अव्वल लेवल का काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने माँ के नाम पेड़ लगा के सबसे अच्छा रिकॉर्ड कायम किया, और जो माँ के नाम पेड़ लगाया है वही सरकार ने कई सारे 2 लाख पेड़ हंसदेव में काट डाले। आपको समझना पड़ेगा कि आर्थिक षड्यंत्र क्या चीजें चल रही हैं और हमको कैसे पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। हमारे स्कॉलरशिप का फंड, हमारे आवासीय भत्ता का फंड, हमारे बाहर विदेश पढ़ने का फंड, सरकार ने इस बार पूरा कटौती कर दिया। अब चूंकि हमारी आवाज उठाए कौन, और जो उठाता है तो कहते हैं कि दलित आवाज उठा रहे हैं। भाई एक चीज और देखने को मिली है कि जैसे प्राइवेट स्कूल है और सरकारी स्कूलों की जो पुस्तक है दोनों में चाहिए जी, जो प्राइवेट स्कूल है और सरकारी स्कूल है दोनों की पुस्तकें अलग अलग आती है। हाँ अंतर है, यही तो चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं ना।
संसद में उन्होंने अभी शिक्षा मंत्री को कहा कि भैया आप कुछ काम अगर नहीं करेंगे तो हमको विरोध करना पड़ेगा। वो विरोध करना अच्छी बात नहीं है, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो उनका कहना यही कि भाई एक समान शिक्षा ला दो। हाँ है, हम चाहते हैं कि आप प्राइवेट में जो शिक्षा दे रहे हो वो यहाँ भी दे दो। दूसरी चीज कि यहाँ का स्तर बढ़ा दो, यहाँ की व्यवस्थाएं बढ़ा दो। मध्याह्न भोजन के नाम पे बच्चों को आप बुलाते हो, ठीक है। अभी कितने लोगों को गणवेश समझते हैं, जो ड्रेस का अमाउंट आता है उसको कटौती कर दिया है, उसको मिलेगा नहीं, वंचित कर दिया है। कितना स्टूडेंट वंचित हुआ इस बार। अभी पेपर में आया था, एक दिन की कटिंग है, तकरीबन शायद 5 से 7 हजार बच्चे होंगे जिनको गणवेश से इस बार वंचित किया गया है। तो अधिकारियों को ये भी समझना चाहिए कि क्यों वंचित हो रहे हैं। भाई योजना को इम्प्लीमेंटेशन तो आपको ही करना है ना, उनको लागू तो आपको ही करना है। तो योजना ये लागू भी नहीं हो पा रही या आ भी रही है तो कहाँ जा रही है ये भी नहीं पता चल रहा है। ये अब मान लीजिए अगर कलेक्टर साहब इस बात को सुनेंगे तो उनको ये इस बात पे गौर यही करना है कि भाई योजनाएं अगर आ रही है तो हमको मिलनी चाहिए, और नहीं मिल रही है तो गलती किसकी? हमारी तो है ही, लेकिन आपकी भी है। क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है ना, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आपकी तो जिम्मेदारी है क्योंकि आप तो पगार ले रहे हैं। देखो साथियों, पंकज भाई ने अपने बहुत अच्छे विचार रखे हमारे चैनल पर आकर, और महेंद्र भाई ने भी जो बातें कही है तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।